स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 10th में 2026 में अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लेकर के आ गए हैं सामाजिक विज्ञान के ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि बोर्ड परीक्षा में हर साल रिपीटेड होते हैं। मतलब कि मेरे बच्चों, आप लोग जब इन प्रश्नों को तैयार कर लोगे तो एक भी प्रश्न आप लोग पेपर में नहीं छोड़ के आओगे। देखो, आज हम बात करेंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सामाजिक विज्ञान के सभी 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, बस आप लोग क्या करना, 30 बहुविकल्पी प्रश्नों को याद करके चले जाना, क्योंकि आपके पेपर में इस बार 2026 में क्या होगा कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लेकर के आ गया हूँ 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, मात्र 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद करके चले जाना। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के 20 में 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। और जितने भी बच्चे इस बार 2026 में ही अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो मैं उनको बता दूं, पहले से उनको बता दूं कि मेरे बच्चों ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग इस वीडियो को रामबाण समझ लो, क्योंकि 2026 वालों के लिए ये वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलो मैं आप लोगों को दिखा दूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूं। देखिए, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भी प्रश्न मेरे बच्चों नहीं छूटेगा पेपर में। जैसे ही आप लोग अपना बोर्ड का पेपर खोलोगे, बिल्कुल यही रूबरू जो प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ, यही प्रश्न आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। देखो, सब कुछ दिया लिख रहा हूँ, आप लोग पहले ही देख लो कि मैं किन किन प्रश्नों के बारे में बात करने वाला हूँ। देखो, ये दो सभी प्रश्न है, मतलब कि पूरा A to Z। मतलब कि आप लोग क्या करना, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और सभी के सभी प्रश्नों को नोट करना स्टार्ट कर दो। सभी के सभी प्रश्नों को कॉपी में नोट करो, है ना। कॉपी में नोट करो सभी के सभी प्रश्नों को, और डेली इन्हीं प्रश्नों को रिवाइज करो। जब तक आप लोगों का पेपर ना हो जाए, आप लोग इन्हीं प्रश्नों को पढ़ते रहो, और बाद में जैसे आप लोगों का पेपर हो, चले जाना पेपर देने। यही सब प्रश्न आपके पेपर में आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ से प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा, ये मेरी आप लोगों से 101% गारंटी है। जितना मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ उतना ही पढ़ करके चले जाना मेरे बच्चों, आप लोगों का काम हो जाएगा। 20 में 20 नंबर पक्के हो जाएंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलो, आप देखो, मैं बात करता हूँ कौन से ऐसे प्रश्न जो सीधा आपके पेपर में आएंगे। तो आप लोग क्या करिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। मैं आप लोगों को एक एक करके सभी के सभी 30 के 30 प्रश्न में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप लोग सभी के सभी प्रश्नों को कॉपी में नोट कर लीजिए। पहला ही प्रश्न है, देखो कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। मेरे पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कि रिपीटेड प्रश्न, हर साल आने वाला 100% गारंटी के साथ मेरे जो ये प्रश्न आएगा आपके पेपर में, कोई नहीं रोक पाएगा इस प्रश्न को आने से कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो 4 ऑप्शन देखो। ए ऑप्शन दिया गैरिबाल्डी, बी ऑप्शन दिया काबूर, सी ऑप्शन दिया बिस्मार्क, डी ऑप्शन मैजनी। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो लगा देना मेरे बच्चों, बस मैजनी को सही करके चले आना, 1 नंबर पक्का हो जाएगा आपका। 1 नंबर पक्का हो जाएगा, मैजनी सही करके चले आना। 100% गारंटी के साथ यही वाला प्रश्न आएगा, लिख कर रख लो मेरे बच्चों, कोई नहीं रोक पाएगा इसको आने से। अगला देखो, प्रश्न नंबर 2 के बारे में, प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करेंगे अब हम। प्रश्न नंबर 2 देखो क्या करें कि फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई, मतलब फ्रांस की क्रांति कब हुई। ए ऑप्शन दिया 1788, बी ऑप्शन दिया 1790, सी ऑप्शन दिया 1789 और डी ऑप्शन दिया 1787। तो हमसे पूछा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो लगा देना मेरे जो 1789 को सही करके चले आना, 1 नंबर फिर से मिल जाएगा। मतलब कि 2 नंबर आपके पक्के हो गए। दोनों प्रश्न 100% गारंटी के साथ मेरे जो आएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। 100% आएंगे, लिख कर रख लो। सामाजिक विज्ञान में 100% आएंगे प्रश्न। चलो अगला देखो मेरे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 3 के बारे में देखो बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमसे कह रहा है कि नेपोलियन जो था किस देश का था। नेपोलियन, है ना। प्रश्न नंबर 3 हमसे कह रहा है कि नेपोलियन जो था, नेपोलियन का संबंध, यानी कि नेपोलियन किस देश का निवासी था, या फिर कह सकते हैं नेपोलियन किस देश का रहने वाला था। ये प्रश्न हमसे पूछा गया। तो चलो 4 ऑप्शन देख लो, क्या क्या 4 ऑप्शन है। सभी के सभी प्रश्नों को नोट करते चलो कॉपी में। ए ऑप्शन दिया जर्मनी, बी ऑप्शन दिया फ्रांस, सी ऑप्शन दिया इटली, डी ऑप्शन दिया इंग्लैंड। तो हमसे पूछा गया कि नेपोलियन मतलब जो था किस देश का था। तो लगा देना मेरे जो फ्रांस को सही करके चले आना, 1 नंबर मिल जाएगा। तो फ्रांस को सही कर देना, नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। चलो अगला देखो, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5, है ना। क्योंकि 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप लोगों ने सभी के सभी प्रश्नों को तैयार कर लिया, तो मेरी आप लोगों से 100% गारंटी है कि मेरे तो आप लोग एक भी प्रश्न नहीं छोड़ोगे। प्रश्न नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 कह रहे हैं कि 1916 में साबरमती जो आश्रम है, 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने किया। तो साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो मेरे पर जो बस आप लोग क्या करना, महात्मा गांधी को टिक करके चले आना, 1 नंबर मिल जाएगा। तो 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। तो इसको आप लोग सही कर लेना। अगला देखो, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 हमसे कह रहा है कि जो जलियांवाला बाग है, जलियांवाला बाग में मतलब गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी। प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे।
प्रश्न नंबर 5 हमसे कह रहे हैं कि जो जलियांवाला बाग है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? मेरे पर जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट सूची में डालो इसको, इम्पोर्टेंट सूची में डालो, बहुत इंपॉर्टेंट, डबल स्टार बना लो इस पर, डबल स्टार, है ना, डबल स्टार बनाओ इस पर। कि ए ऑप्शन दिया जनरल डायर, बी ऑप्शन दिया जनरल विपिन, सी ऑप्शन दिया लॉर्ड रिपन, डी ऑप्शन दिया सर एडवर्ड। तो हमसे पूछा है कि यहाँ पर कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी, तो लगा देना ऑप्शन, क्लिक करके चले आना, जनरल डायर को सही करके चले आना, एक नंबर पक्का हो जाएगा, है ना। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपके 20 में 20 नंबर पक्के होने वाले, मेरे जो आप लोग एक भी प्रश्न नहीं छोड़ोगे, मेरी गारंटी आप लोगों से। चलो अगला देखो, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 6 देखो हमसे कह रहा है कि असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? मेरे पर बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो ए ऑप्शन दिया रॉलेट एक्ट, बी ऑप्शन दिया खिलाफत आंदोलन, सी ऑप्शन दिया प्रथम विश्व युद्ध, डी ऑप्शन दिया चौरी चौरा की घटना। अब देखो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, है ना। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? जब ये प्रश्न आपके पेपर में आए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रॉलेट एक्ट को ही सही करना, रॉलेट एक्ट को सही करके चले आना। मेरे पर बच्चों एक भी नंबर नहीं मिलेगा, एक भी नंबर, सब मतलब कि एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, है ना। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, तो लगा देना रॉलेट एक्ट, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, सब कुछ पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। अगला देखो प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 हमसे कह रहा है कि करो या मरो, है ना, जो करो या मरो का नारा किसका था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट सूची में डालो इसे, डबल स्टार बना लो इस पर मेरे जो, डबल स्टार, है ना, डबल स्टार, जितने स्टार मानो उतने स्टार बनाओ इस पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि करो या मरो का नारा किसका था? तो ए ऑप्शन दिया है सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन दिया है भगत सिंह, सी ऑप्शन चंद्रशेखर आजाद, डी ऑप्शन महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को सीख करके चले आना कि करो या मरो का नारा किसका था? तो करो या मरो का जो नारा था ये महात्मा गांधी जी का नारा था। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे कि प्रश्न नंबर 8 हमसे देखो क्या करे। प्रश्न नंबर 8 कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने, मतलब कि जब जो महात्मा गांधी जो थे जब भारत वापस आए तो महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? पहला सत्याग्रह। तो ये तो मेरे जो डबल स्टार वाला प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लो इस पर डबल स्टार, 3 स्टार, जितने मनो उतने इस पर स्टार बना लो, है ना, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो मेरे पर जो लगा देना चंपारण को सही करके चले आना, एक नंबर मिल जाएगा। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। अब देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 हमसे देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 हमसे कह रहा है कि महात्मा गांधी जो थे अफ्रीका से वापस कब आए? महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब आए? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से मेरे जो आप लोगों के 20 में 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। वही प्रश्न जो हर साल रिपीटेड हो रहे हैं, देखो बहुत पूछा जाता है ये वाला प्रश्न कि महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब आए, हर साल आता है ये वाला प्रश्न। तो लगा देना 1915 को सही करके चले आना, 1915 को सही करके चले आना कि महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब आए? तो मेरे पर जो महात्मा गांधी अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में। प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? मेरे पर बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि महात्मा गांधी का जो मतलब कि जो महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था? तो मेरे तो बस 1929 को सही करके चले आना, एक नंबर फिर से मिल जाएगा। 1929 का सही राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में। प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 11 हमसे कह रहा है कि लौह अयस्क, जो लौह अयस्क है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है ना। 4 ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन दिया नवीकरण योग्य संसाधन, बी ऑप्शन दिया जैव संसाधन, सी ऑप्शन दिया प्रवाह संसाधन, डी ऑप्शन दिया अनवीकरण योग्य संसाधन। तो मेरे जो देखो ये प्रश्न नंबर 11 जो है मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। चलो मुझे आप लोग इसका कमेंट में जवाब बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो एक प्रश्न तो आप लोगों के लिए ही बनता है, क्योंकि मैं अगर आप लोगों को 30 प्रश्न करा रहा हूँ तो आप लोगों से मैं एक प्रश्न की उम्मीद तो रख सकता हूँ। आप लोग एक प्रश्न का जवाब तो दे ही सकते हैं, तो इतनी तो मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग मतलब कि एक प्रश्न का उत्तर तो दे ही सकते हैं। चलो आगे देखो, सभी बच्चे कमेंट करेंगे प्रश्न नंबर 11 का, और प्रश्न नंबर 12 को लेकर के आए हैं हम यहाँ पर। प्रश्न नंबर 12 हमसे करें कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है?
मेरे पर जो डबल स्टार वाला प्रश्न है, डबल स्टार वाला प्रश्न है, ट्रिपल स्टार वाला प्रश्न है, जितने स्टार उतने स्टार बना लो इस पर। कि प्रश्न नंबर 12 करें कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो ए ऑप्शन दिए जम्मू और कश्मीर, बी ऑप्शन दिए राजस्थान, सी ऑप्शन दिए महाराष्ट्र, डी ऑप्शन दिए झारखंड, है ना। तो इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो लगा देना मेरे को, महाराष्ट्र को सही करके चले आना, 1 नंबर मिल जाएगा। तो इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो महाराष्ट्र को से ही सही करना, है ना। प्रश्न नंबर 12 का सी ऑप्शन आपका पूरा सही हो जाएगा। अब चलो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में। प्रश्न नंबर 13 हमसे कह रहा है कि इनमें से किस निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो इनमें से निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो सबसे पहले देखो मेरे जो 4 ऑप्शन देखो क्या करें। ए ऑप्शन दिया पंजाब, बी ऑप्शन दिया हरियाणा, सी ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश के मैदान, डी ऑप्शन दिया उत्तराखंड। तो हमसे कह रहे कि इनमें से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो लगा देना मेरे को, बस ऑप्शन नंबर डी को सही करके चले आना, ऑप्शन नंबर डी को सही करके चले आना, 1 नंबर मिल जाएगा। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार वाला प्रश्न है कि जैविक संसाधन में निम्न में से कौन से शामिल हैं? तो जैविक संसाधन में किसको शामिल किया गया, ये हमसे पूछा गया। ए ऑप्शन दिए पशु को शामिल किया गया है, बी ऑप्शन दिए मनुष्य को शामिल किया गया है, सी ऑप्शन दिए वन को शामिल किया गया, डी ऑप्शन दिए सभी को शामिल किया गया। तो हमसे पूछा गया कि जैविक संसाधन में निम्न में से किसको शामिल किया गया है? तो देखो जैविक संसाधन में सभी को शामिल किया गया, मतलब सबको शामिल किया गया है। जैविक संसाधन में वन को शामिल किया गया, जैविक संसाधन में पशु को, मनुष्य यानी कि सबको शामिल किया गया है। तो इसमें आप लोगों का सभी राइट आंसर हो जाएगा। आप देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। प्रश्न नंबर 15 देखो हमसे कह रहा है कि प्रश्न नंबर 15 हमसे कह रहा है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर, जो पूर्वी तट का जो नदी डेल्टा है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाई जाने वाली मृदा क्या कहलाती है? तो पूर्वी तट के मतलब जो पर्वतीय मतलब कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? ए ऑप्शन दिया रेतीली मृदा, बी ऑप्शन दिया जलोढ़ मृदा, सी ऑप्शन दिया यहाँ पर पर्वतीय मृदा, डी ऑप्शन दिया काली मृदा। हाँ, तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि जो पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? तो चलिए प्रश्न नंबर 15 का जवाब भी आप लोग दीजिए। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? सभी बच्चे कमेंट करेंगे प्रश्न नंबर 15 का, है ना। पहले देखो ऐसे कमेंट करना, प्रश्न नंबर 15 का ए, प्रश्न नंबर 15 का बी, इस तरीके से आप लोगों को कमेंट करना है ना। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहे कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो ए ऑप्शन दिया काली मृदा, बी ऑप्शन दिया लेटेराइट मृदा, सी ऑप्शन दिया पीली मृदा, डी ऑप्शन सीमेंट। तो इसका राइट आंसर क्लिक करके देना, सीमेंट को सही कर देना। तो निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं, तो मेरे जो सीमेंट को ही सही करना है आप लोगों को। सीमेंट को सही करके चले आना, 1 नंबर मिल जाएगा आप लोगों को, है ना। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 के बारे में। प्रश्न नंबर 17 हमसे कह रहा है कि प्रश्न नंबर 17 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख साधन बताइए। मतलब जो पंजाब है, तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या होता है? मतलब कारण बताना है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या होता है। ए ऑप्शन दिया हमारा खनन क्रिया, बी ऑप्शन दिया अत्यधिक सिंचाई, सी ऑप्शन दिया वनोन्मूलन, डी ऑप्शन दिया अति पशुचारण। तो यहाँ पर देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा पूरा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप लोगों के पेपर में प्रश्न नंबर 17 आए, तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी को सही करना है, मतलब कि अत्यधिक सिंचाई को ही सही करके चले आना। अब चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में। प्रश्न नंबर 18 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 18 हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो ए ऑप्शन दिए झारखंड, बी ऑप्शन दिए राजस्थान, सी ऑप्शन दिए गुजरात, डी ऑप्शन दिए बिहार। तो किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो मेरे तो गुजरात को सही करे चले जाना, गुजरात को सही कर देना, गुजरात में काली मृदा पाई जाती है। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 के बारे में। प्रश्न नंबर 19 हमसे कह रहा है कि प्रश्न 19 कह रहा है कि यहाँ पर कि पर्वतों पर मृदा प्रदन का साधन क्या होता है? तो पर्वतों पर मृदा प्रदन का साधन क्या होता है? ए ऑप्शन दिया पवन, बी ऑप्शन दिया जल, सी ऑप्शन दिया हिमनद, डी ऑप्शन दिया पशुचारण। तो पर्वतों पर मेरे पर जो मृदा प्रदन का साधन क्या होता है? तो जल को सही कर देना, जल को सही कर देना, 1 नंबर मिल जाएगा।
चलो प्रश्न नंबर 20, सभी के सभी प्रश्नों को नोट करते चलना और एक भी प्रश्न नहीं छोड़ कर आओगे मेरे बच्चों बस। प्रश्न नंबर 20 हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जंतु स्थानिक जातियों के उदाहरण में शामिल है। तो हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा जंतु जो है वो स्थानिक जातियों के उदाहरण में शामिल है। अब देखो ए ऑप्शन दिया है निकोबारी कबूतर, बी ऑप्शन दिया हार्नबिल, सी ऑप्शन दिया एशियाई चीता, डी ऑप्शन दिया नीली भेड़। तो ये देखो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, लेकिन जब ये प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसको सही करना, मतलब निकोबारी कबूतर को सही कर देना, है ना। तो 1 नंबर मिल जाएगा। 20 में 20 नंबर पक्के हो जाएंगे मेरे पर, जो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगला प्रश्न देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ चुका है। ये तो प्रश्न मेरे जो 3-4 स्टार, जितने मनो उतने स्टार बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 21 देखो कि निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल है। रबी की फसल नहीं है, तो निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है। तो देखो ए ऑप्शन दिया है कपास, बी ऑप्शन दिया है जौ, सी ऑप्शन दिया है सरसों, डी ऑप्शन दिया है सरसों गेहूँ सरसों। 4 ऑप्शन देखो यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर कर देना। जो कपास जो है ये रबी की फसल नहीं है, तो कपास नहीं रबी की फसल है ना। तो आप लोगों को कपास को सही करके चले आना, है ना। तो इस तरीके से मेरे से आप लोगों के 21 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलो आगे और बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 के बारे में। प्रश्न नंबर 22 हमसे कह रहा है यहाँ पर कि निम्न में से किसे जायद की फसल में शामिल नहीं किया जाता है। प्रश्न नंबर 22 कि निम्न में से किसे जायद की फसल में शामिल नहीं किया जाता है। तो 4 ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन दिया मक्का, बी ऑप्शन दिया तरबूज, सी ऑप्शन दिया खरबूजा, डी ऑप्शन दिया खीरा। तो हमसे कह रहा है कि इनमें से किसको जायद की फसल में शामिल नहीं किया जाता है। तो लगा देना मेरे पर, बस आप लोग मक्का को सही करके चले आना। मक्का जो है ये जायद की फसल नहीं है, तो मक्का को सही कर लेना। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 के बारे में। प्रश्न नंबर 23 हमसे कह रहा है मेरे पर, जो प्रश्न नंबर 23 हमसे कह रहा है कि निम्न में से किसे खरीफ की फसलों में शामिल नहीं किया जाता है। इनमें से किसको खरीफ की फसलों में शामिल नहीं किया जाता है ना। तो कौन है जो खरीफ की फसल नहीं है। ए ऑप्शन चना, बी ऑप्शन पटसन, सी ऑप्शन चावल, डी ऑप्शन ज्वार और बाजरा। तो लगा देना चना जो है ये इसको खरीफ की फसलों में शामिल नहीं किया जाता, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा चना, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 24 हमसे कह रहा है कि मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है ना। तो हमसे पूछा है कि जो मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो लगा देना यूरेनियम को सही करके चले आना मेरे। जो प्रश्न नंबर 24 का सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मोनोजाइट पाया जाता है। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 के बारे में। प्रश्न नंबर 25 हमसे कह रहा है कि लिग्नाइट कोयला के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। तो जो लिग्नाइट कोयले के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। ए ऑप्शन दिया नवेली, बी ऑप्शन दिया रानीगंज, सी ऑप्शन दिया झरिया, डी ऑप्शन दिया कोरबा। तो हमसे पूछा है कि लिग्नाइट कोयला के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से हो जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नवेली को सही कर लेना। अब आगे तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 के बारे में। प्रश्न नंबर 26 को देखेंगे, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार वाला प्रश्न है। लगा देना डबल स्टार, इस पर जरूर आएगा, 100% आएगा, लिख कर रख लो, 100% आएगा आपके पेपर में। कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो इन निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो सबसे पहले इसके 4 ऑप्शन को देखेंगे। ए ऑप्शन दिया कोयला, बी ऑप्शन दिया सौर ऊर्जा, सी ऑप्शन दिया पेट्रोलियम, डी ऑप्शन दिया प्राकृतिक गैस। तो हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो लगा देना मेरे जो सौर ऊर्जा को सही कर लेना, फिर से 1 नंबर मिल जाएगा, है ना। तो प्रश्न नंबर 26 के बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 27 के बारे में। प्रश्न नंबर 27 को देखेंगे क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 27 हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। तो हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। तो मेरे पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट जो है ये सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार वाला प्रश्न है, ट्रिपल स्टार वाला प्रश्न है। जितने स्टार हो उतने स्टार बना लो, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 के बारे में। प्रश्न नंबर 28 जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 28 कि पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में
पाया जाता है? तो पेट्रोलियम जो है किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो ए ऑप्शन दिया आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है, बी ऑप्शन दिया कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है, सी ऑप्शन दिया अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, डी ऑप्शन दिया कि सरंध्र और असरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में पाया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, मतलब कि सरंध्र और असरंध्र चट्टानों में इतना 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 नोट कर लो, इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना क्लिक कर देना, बस आप लोग क्या करना है ना। अब देखो हम आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 के बारे में। प्रश्न नंबर 30 हमसे कह रहे हैं कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया है जल परिवहन, बी ऑप्शन दिया है सड़क परिवहन, सी ऑप्शन दिया है वायु परिवहन, डी ऑप्शन रेल परिवहन। तो चलो प्रश्न नंबर 29 आप लोग मुझे कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या हो रहा है। प्रश्न नंबर 29 चलो सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि प्रश्न 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा है ना। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। अब प्रश्न नंबर 30 देखो, प्रश्न नंबर 30 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? तो कौन से ऐसा बंदरगाह जो देश के पूर्वी तट पर स्थित है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है देश के पूर्वी तट पर स्थित है। तो आप लोग विशाखापट्टनम को सही कर देना। तो यहाँ से मेरे जो आप लोगों के 30 प्रश्न कंप्लीट हुए और आप लोग 30 प्रश्नों को याद करके चले आना, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, सब कुछ रियल एकदम यही प्रश्न आएंगे और एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं।